नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। मतलब एक तरीके से चुनौती है हमारे लिए गरीबी। तो हमारे देश में गरीबी जो है वो बहुत ही बड़ा चुनौती हमारे लिए है। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, मतलब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है सो जान लेते हैं। तो ये चैप्टर में हम सबसे पहले जो सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज है, चुनौती है हमारे स्वतंत्र भारत का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो क्या है? तो पॉवर्टी है, गरीबी। उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें चर्चा करना है। और इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, यानी कि हर एक तरह से चहुमुखी जो समस्याएं हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चैप्टर में। और हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी को, मतलब गरीबी को किस तरीके से सोशल साइंस में गरीबी को देखा जाता है, गरीबी के तरीक़ों को, मतलब क्यों कोई लोग जो है वो गरीब होता है, और पॉवर्टी का भारत में कैसा ट्रेंड है वो भी हम जानेंगे। और वर्ल्ड में पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट क्या है, मतलब किस चीज़ को उन्होंने पॉवर्टी लाइन बताया है, मतलब वो उसका स्तर क्या है, उसका क्या लेवल है, उसे हम लोग जानेंगे। और गरीबी के कारणों को जानेंगे और गरीबी के उन्मूलन, मतलब एंटी पॉवर्टी मेजर्स को भी हम जानेंगे कि किन तरीकों से गरीबी को हटाया जा सकता है। और ये गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है उसे भी डिस्कस करना है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर एंड होगा कहाँ? तो एक ऑफिशियल कंसेप्ट आ जाएगा कि ह्यूमन पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी जो गरीबी है वो बदल करके मानवता की गरीबी से अंत होगा इस चैप्टर का। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये तो ओवरव्यू हो गया। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि गरीबी होता क्या है, किसे हम गरीब कहते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं, मतलब डेली लाइफ में, कि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं या फिर उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि ये जो लोग हैं वो क्या हैं? गरीब हैं। तो कैसे हम बोल सकते हैं उन्हें कि गरीब है? तो या तो वो गांव के अगर वो लोग होंगे, आप गांव के किसी लोग को देखोगे और उन्हें गरीब सोचोगे, तो वो कौन होंगे? एक लैंडलेस लेबर, मतलब वैसे मजदूर जिनके पास अपना भूमि नहीं है, वो दूसरे की भूमि में या फिर कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये जो इंसान है वो गरीब है। या फिर अगर शहर में हम देखें, बड़े बड़े शहरों में, तो बहुत भीड़ भाड़ वाले झुग्गी में जो लोग रहते हैं उन्हें हम सोचते हैं कि वो कौन है? तो गरीब हैं। तो ये जो गरीब हैं वो कैसे हो सकते हैं? तो मान लीजिए हर जगह तो मतलब हम बस देख कर ही तो उन्हें नहीं पहचान सकते हैं कि ये जो मजदूर हैं वो भूमिहीन हैं, या फिर हमेशा तो वो झुग्गी में ही नहीं रहेंगे, झुग्गी से बाहर भी जाएंगे। तब हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वो गरीब हैं? कैसे हम कह सकते हैं उन्हें गरीब? तो वो हो सकते हैं कौन? तो दैनिक वेज पे काम करने वाले, मतलब नियमित डेली जो काम करते हैं डेली वेज पे, वो मजदूर हो सकते हैं। वो कहाँ कहाँ काम करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन साइट पे, मतलब कहीं भी मकान वगैरह बन रहा है या फिर कोई भी चीज़ बन रहा है तो वहाँ। या फिर चाइल्ड वर्कर्स, यानी जो बाल मजदूर होते हैं, उन्हें देख करके हम कह सकते हैं कि गरीब हैं। जो कि ढाबा पे हम लोगों ने देखा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा जो है वो प्लेट साफ कर रहा है या फिर चाय का कप धो रहा है, तो वैसे को हम गरीब कह सकते हैं। और वो कौन हो सकते हैं? तो वो भिखारी हो सकते हैं, भिखारी, और साथ में उनके बच्चे, मतलब भिखारी के बच्चे साथ में। तो हम लोग अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो हमें गरीबी दिखता है, मतलब बहुत सारे लोग हमें गरीब दिखते हैं। तो गरीब अगर दिखे तो गरीबी हुआ। और वास्तव में हर एक चौथा इंसान इंडिया में जो है वो गरीब है। मतलब अगर 5 इंसान को आप देख रहे हो तो उसमें से 4 इंसान अगर अमीर हैं, तो हर एक, मतलब जो अगला इंसान हो गया 5वां में, वो क्या हो जाएगा? तो वो गरीब होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए कि रफली 27 मिलियन यानी 27 करोड़ अगर लोग हैं इंडिया में, अगर रह रहे हैं 2011-2012 के जनसंख्या के हिसाब से, तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा देश है जहाँ की गरीबों की संख्या, मतलब संसार में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला गरीब देश इंडिया को कह सकते हैं। जैसा
यहाँ पे मतलब हर एक चौथा इंसान गरीब अगर माना जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब वाला देश, सबसे ज़्यादा गरीबी वाला देश इंडिया हो जाएगा। और ये जो है वो बहुत ही गंभीर एक तरीके से चुनौती है हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए। अब दो टिपिकल केस देखते हैं गरीबी का, एग्जाम्पल से अब समझेंगे। तो ये एक अर्बन केस है यानी शहरी क्षेत्र का। तो 30 साल का एक राम सरन है जो कि डेली वेज लेबरर है, मतलब प्रतिदिन वो मजदूरी पर काम करता है। वो कहाँ? तो रांची, झारखंड के रांची के नज़दीक एक गेहूं का मतलब आटा मिल है, वहाँ पे वो काम करता है। प्रतिदिन उसको वेतन मिलता है, मतलब डेली वेज पे। वो किसी तरीके से महीने में 1500 रुपया कमा पाता है, और जब वो रोजगार पाता है तभी ऐसा कमा पाता है, नहीं तो मान लीजिए कि किसी समय उसे रोजगार नहीं मिलता है तो वो भी खत्म। तो हमेशा उसे मतलब काम मिलता भी नहीं है, और मनी जो है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो अपने 6 मेंबर्स के फैमिली को सस्टेन कर पाए, मतलब अच्छे से रख पाए, उनको खिला पिला पाए। तो उसके फैमिली में कौन कौन लोग हैं? तो उसके फैमिली में हैं उसकी पत्नी, उसके 4 बच्चे जो कि 12 से 6 महीने के बीच में हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं नीचे जो फिगर दिया हुआ है ये दिख रहा है राम सरन की कहानी का। अब नेक्स्ट, तो वो करता क्या है कि जितना वो कमाता है उसी में से वो कुछ पैसे अपने जो बूढ़े माता पिता हैं जो कि गांव में रहते हैं उनको भी भेज देता है। मतलब उन्हीं में से जो 1500 किसी तरीके से महीने से कमाता है, उसी में से वो रामगढ़, मतलब रांची से नज़दीक ही रामगढ़ है, वहाँ उसके पेरेंट्स रामगढ़ के नज़दीक के गांव में रहते हैं, वहाँ देता है। उसके पिता जो हैं वो भूमिहीन मजदूर हैं, वो भी डिपेंड है किस पे? राम सरन पे ही। और उसके ब्रदर, उसका जो भाई है जो कि हजारीबाग में रहता है उस पे, मतलब उसके माता पिता राम सरन और उसके भाई पे निर्भर हैं। राम सरन जो है वो एक कमरे वाला किराए के मकान में रहता है, जहाँ की बहुत ही भीड़ भाड़ वाला वो बस्ती है, और शहर के बाहर वो भीड़ भाड़ वाला बस्ती बसा हुआ है। और ये जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि टेम्पररी मकान बना हुआ है ईंटों से और मिट्टी से, ईंट और मिट्टी से बना हुआ टेम्पररी मकान है। उसकी पत्नी संता देवी वो भी पार्ट टाइम घर में काम करती है कुछ घरों में, और किसी तरीके से 800 महीने का कमा पाती है। उसे क्या मिलता है कि मील, मतलब भोजन में किसी तरीके से वो दाल और 2 बार मतलब चावल एक दिन में खा पाते हैं, मतलब चावल दाल दिन में किसी तरीके से 2 बार खा पाते हैं। लेकिन कभी भी इतना अधिक, इससे अधिक उन्हें नहीं मिल पाया है, मतलब दिन के किसी तरीके से 2 बार दाल चावल चल जाता है। उसका जो बड़ा बेटा है उनका, जो कि 12 साल का है, वो एक चाय के दुकान में हेल्पर का काम करता है, और अपने फैमिली इनकम में किसी तरीके से 300 रुपया जोड़ पाता है। मतलब उसे भी काम करने के लिए 300 रुपया मिलता है चाय के दुकान पे। जबकि 10 साल की जो बेटी है वो घर पे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उनका ख्याल रखती है। उनके कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके केवल हाथ से बनाए हुए 2 जोड़े ही कपड़े हैं, मतलब कपड़ा भी उनके पास बहुत कम है। और नए जब खरीदे जाते हैं, नए कब खरीदे जाते हैं? जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहते हैं तभी उनके नए कपड़े खरीदे जाते हैं। शूज जो है, मतलब जूता, एक तरीके से उनके लिए लग्जरी माना जाता है, मतलब बहुत ही आरामदायक चीज़। जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर न्यूरिश्ड है, मतलब उन्हें पोषण भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। मतलब 2 टाइम अगर केवल दाल चावल खाएंगे तो कहाँ से पोषण मिल पाएगा? तो उनका हेल्थ केयर भी, मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, और वो हमेशा मतलब क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं, हमेशा बीमार हो जाते हैं। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह पाता है क्योंकि उन्हें सही भोजन नहीं मिल पाता है। अब एक ये तो हो गया शहर का कहानी, मतलब राम सरन जो है जो कि शहर में रहता है उसका कहानी हो गया। अब हम ग्रामीण एक किसान की कहानी मतलब देखेंगे। ग्रामीण एक इंसान है, उसकी कहानी जो कि किस तरीके से गरीब है, कैसे गरीबी में रह रहा है। तो लखा सिंह जो कि मेरठ के नज़दीक
एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश राज्य में, मेरठ है, वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहीं से बिलोंग करता है लखा सिंह। उसका फैमिली जो है उसका अपना भूमि नहीं है, इस कारण से वो बड़े बड़े फार्मर्स के खेतों में ऑड जॉब्स करते हैं। वर्कर्स को मतलब उनको सही इनकम भी नहीं हो पाता है, मतलब जितना इनकम हो पाना चाहिए। तो एक बार में अगर वो बहुत दिन भर अगर हार्ड परिश्रम करते हैं तो 50 रुपया दिन का मिलता है। और प्रायः इस तरीके से होता क्या है कि उन्हें कुछ किलो गेहूं और दाल दे दिया जाता है, या फिर सब्जियां दे दी जाती है। जब वो फार्म में करते रहते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, तो थोड़ा सा गेहूं दे दिया गया, दाल दे दिया गया, या कभी कभी सब्जियां भी दे दी गई। उनके फैमिली में 8 लोग हैं और हमेशा उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। लखा सिंह जो है वो कच्चा झोपड़ी में रहता है, और वो भी गांव से बाहर उनका झोपड़ी बना हुआ है। महिलाएं जो हैं परिवार की, वो किसी तरीके से मतलब फोडर इकट्ठा करती हैं जानवरों के लिए, और वो फायरवुड्स मतलब जलावन की जो लकड़ियां हैं वो जाती हैं खेतों से, और या फिर जो खलिहान वगैरह है जहाँ पे पेड़ पौधा रहते हैं वहाँ से जाती है और लकड़ी लेकर के आती है खाना बनाने के लिए। उसके पिता जो हैं लखा सिंह के, वो एक टीबी पेशेंट है, मतलब उनको टीबी हो चुका है, और टीबी हो चुका था, और वो 2 साल पहले पास अवे हो गए, उनका देहांत हो गया। किस कारण से? तो दवा उनको नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से। उसकी माँ जो है अब उसे भी वही बीमारी हो गई है, मतलब टीबी हो गई है, और धीरे धीरे उनका भी जो जीवन है वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी दवाई नहीं मिल पा रहा है। लखा सिंह किसी तरीके से 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता है, तो वो दवा कहाँ से ला पाएंगे। तो जो गांव है उसमें प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा कभी भी उस स्कूल में नहीं गया। वो जब 10 साल का ही था तभी से कमाना शुरू कर दिया था। अब नए कपड़े जो हैं वो कुछ सालों में ही उन्हें मिल पाते हैं, मतलब हमेशा हर एक साल उन्हें नए कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं। और इवन साबुन और तेल भी उनके फैमिली के लिए लग्जरी माना जाता है, मतलब ऐसा जैसे कि लग्जरी कोई मटेरियल हो। अब इन जो हम लोगों ने 2 केस देखा, एक शहर का और एक गांव का, तो इससे हम लोगों को गरीबी के बारे में क्या क्या समझ में आया, मतलब जो लोग गरीब होते हैं वो उनका कंडीशन कैसा होता है, क्यों वो गरीब होते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें से पॉइंट निकल के आया। तो ऊपर के केस को जब हम लोगों ने स्टडी किया तो गरीबी को और डिस्कस किया कुछ इशूज, कुछ मुद्दे जो कि गरीबी से संबंधित हैं। तो सबसे पहला मुद्दा आया लैंडलेस यानी भूमिहीन। सेकंड जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तीसरा गरीबी का कारण साइज ऑफ फैमिलीज यानी परिवार के लोगों की संख्या अगर ज़्यादा है तो। चौथा जो फोर्थ है वो इलिटरेसी यानी असाक्षरता, मतलब लोग अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तब वो गरीब होंगे। फिफ्थ जो है वो है पुअर हेल्थ, मतलब उनका स्वास्थ्य अगर खराब है या फिर कुपोषित हैं बच्चे तब वो गरीब माने जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो चाइल्ड लेबर यानी कि जो बाल मजदूरी है, और उसके बाद सबसे लास्ट हेल्पलेस यानी कि असहाय, कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं है। तो ये दोनों केस देखें। अब दोनों केस से ये सारा पॉइंट निकल के आया कि अगर कोई भी इंसान अगर इस तरीके का है तो वो गरीब होता है, उसके पास बहुत सारे संसाधन की कमी होती है। तो अब हम लोगों ने ये 2 टिपिकल केसेस देखी और इनमें बहुत सारे गरीबी के जो डायमेंशंस होते हैं, मतलब बहुत सारे जो कारण होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि गरीबी जो है उसका मतलब जो है वो भूख होता है, मतलब हंगर, और लैक ऑफ शेल्टर मतलब आश्रय की कमी, मतलब उनके पास अपना घर भी है तो बहुत बैड कंडीशन में है, और नहीं तो बहुत लोगों के पास होता ही नहीं है। तो गरीबी हमें क्या दिखाया? तो गरीबी हमें भूख दिखाया और आवास की कमी दिखाया। और भी सिचुएशन आते हैं जैसे कि जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो इस तरीके से योग्य नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके,
तो ये भी कारण है गरीबी का। और एक सिचुएशन आता है जहां लोग जो हैं वो बीमार हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी गरीबी का कारण है। तो पॉवर्टी मीन्स और भी क्या होता है गरीबी का मतलब कि लैक ऑफ क्लीन वाटर, मतलब साफ पानी की कमी और साफ सफाई की जो फैसिलिटीज है उसकी भी कमी अगर है तब भी लोग गरीब हैं। इसका मतलब और हुआ गरीबी का कि लैक ऑफ रेगुलर जॉब में, मतलब नियमित उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, मिनिमम जो उन्हें मिलना चाहिए जो मिनिमम वेज वो भी नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर जो सारे मीन्स हैं लिविंग का, इससे एक ही सेंस आता है हेल्पलेसनेस, यानी कि असहाय। ये लोग जो हैं वो चाहते हुए भी अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं और कोई दूसरा इंसान भी इनकी मदद करने नहीं आ रहा है। अब जो गरीब लोग हैं उनके साथ सिचुएशन क्या होता है कि वो इल ट्रीटेड किए जाते हैं, मतलब जो दूसरे लोग हैं वो सभी जगह पर उनसे सही से व्यवहार नहीं करते हैं। यदि वो खेतों में भी काम कर रहे हैं तो भी, अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तब भी, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसेज में भी अगर गरीब लोग काम कर रहे हैं तब भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। उसके बाद हॉस्पिटल्स में हो गए, गरीब अगर काम कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे तो यहाँ भी उनको इल ट्रीट किया जाता है। तो ऑब्वियसली हुआ क्या कि कोई भी लोग ये नहीं चाहता है कि वो गरीबी में जिए, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं उनके साथ सही से व्यवहार नहीं होता है। तो इस कारण से कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि गरीबी में जिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है इंडिपेंडेंट इंडिया का कि यहाँ के जो लाखों लोग हैं वो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि गरीबी से उनका निपटारा हो जाए। तो महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे कि जब भी भारत तभी सही से आज़ाद हो पाएगा जब यहाँ के जो सबसे गरीब लोग हैं वो भी स्वतंत्र होंगे मानव के सफरिंग से, मतलब जो भी लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, अब गरीब है तो उनको इल ट्रीट किया जाता है, तो उस प्रताड़ना से जब वो बाहर निकल जाएंगे तभी जो इंडिया है वो सही मायने में स्वतंत्र हो पाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। अब जो सामाजिक साइंटिस्ट हैं, मतलब सोशल साइंटिस्ट जो समाज का अध्ययन करते हैं, वो गरीबी को किस तरीके से देखते हैं। तो चूंकि गरीबी जो है उसके बहुत छोटे छोटे चेहरे हैं, मतलब एक ही कारण से लोग गरीब नहीं होते हैं, तो इस कारण से जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो गरीबी को बहुत तरीकों से देखते हैं, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स के जो सूचक हैं गरीबी के, मतलब वो इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये लोग गरीब हैं, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स से वो गरीबी को देखते हैं। कौन? सोशल साइंटिस्ट। और प्रायः ये जो इंडिकेटर्स हैं उनका यूज करके वो क्या रिलेट करते हैं, तो लेवल ऑफ इनकम, मतलब किस तरीके से उनके आय का स्तर है और कैसा उनका उपभोग है, मतलब कितना कमा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इसी पे वो गरीबी को देखते हैं सबसे पहला। लेकिन अब जो है वो गरीबी दूसरे जो और भी सामाजिक इंडिकेटर्स हैं उनसे भी देखा जाता है। पहले तो कितना कमा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, उसी से गरीबी का मापा जाता था गरीबी को। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, सामाजिक इंडिकेटर्स हैं, उन्हीं से गरीबी को देखा जाता है, यानी इलिटरेसी लेवल, साक्षरता दर, मतलब लोग जो हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद जो जनरल रेजिस्टेंस है, यानी जनरल जो प्रतिरोध है उसकी कमी, वो किसके कारण आता है, मतलब प्रतिरोध, शरीर में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो उसकी कमी अगर किसी इंसान में है तो वो किसके कारण आता है, तो माल न्यूट्रिशन, मतलब बचपन में वो कुपोषित हो गए होंगे। या फिर अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधित कमी है, मतलब उनका जो स्वास्थ्य खराब है और वो अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का इंडिकेटर है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी उनके लिए काम का कितना मौका है, जॉब का कितना मौका है, इसके आधार पर भी हम लोग गरीबी को अब बांट सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ पीने के पानी की कमी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि गरीबी को बांट सकते हैं, गरीबी को देख सकते हैं। और सैनिटेशन, साफ सफाई की सुविधा को भी। अब जब गरीबी का एनालिसिस किया जाएगा इन सोशल इंक्लूजन के आधार पे, यानी कि ये जो सामाजिक
निषेध है उनके आधार पे अगर गरीबी का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे चीज़ें सामने आएंगी और वो हमें कॉमन दिखेंगी। मतलब कॉमन चीज़ है जो है वो सभी में हमें देखने को मिलेगा। तो अब एक बॉक्स है उसमें हम लोग देखते हैं सोशल इंक्लूजन यानी सामाजिक निषेध क्या क्या है। तो इस कंसेप्ट के आधार पे गरीबी जो है उसको किस तरीके से देखा जाता है, यानी कि वैसे लोग जो कि केवल गरीब लोग मतलब दूसरे गरीब लोग के आसपास ही रह सकते हैं, मतलब गरीब लोगों को जो अमीर हैं उनके साथ रहने नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया, यानी आसपास के लोग भी उनके जो होंगे वो गरीब होंगे, यानी वो सामाजिक समानताएं इंजॉय नहीं कर पाएंगे और उनके आसपास कोई भी बेटर सराउंडिंग वाले लोग नहीं रहेंगे और उन्हें रहने भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से सामाजिक निषेध हुआ, यानी समाज उनको निषेध किया, अपने साथ नहीं रहने दिया, अपने एरिया में गरीब लोगों को नहीं रहने दिया। तो ये जो दोनों कारण हैं ये गरीबी का मतलब एक तरीके से लोगों में सेंस जगाता है कि हाँ हम गरीब हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति या फिर ग्रुप को इन सारे फैसिलिटीज से अलग कर दिया जाता है, उनको लाभ से अलग कर दिया जाता है और उनके जो दूसरों को जो मौका मिलता है उससे भी अलग कर दिया जाता है। क्यों? तो उनके गरीबी के कारण। तो एक टिपिकल एग्जाम्पल है इसका कि ये जो एग्जाम्पल है वो किस पे, तो कास्ट सिस्टम पे। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो मानते हैं कि उस कास्ट के जो लोग हैं वो गरीब हैं इंडिया में, यानी कि वो कास्ट के किसी खास अगर कास्ट के जो हैं उनको बराबर मौका नहीं मिलेगा, उस मौके से उनको हटा देना चाहिए। तो सामाजिक जो निषेध है वो क्या हो रहा है कि कारण बन जा रहा है, उनको डैमेज कर रहा है और बहुत लो इनकम वाले लोगों को इस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर किसी भी कास्ट के लोग हैं और वो अगर हायर इनकम अगर उनका है तो लोग उनका बहिष्कार मतलब निषेध नहीं करेंगे, उन्हें रहने से मना नहीं करेंगे चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है उनका लो इनकम। किसी खास कास्ट के लोग हैं और उनका जो इनकम है वो लो है, तो उस कारण से भी। अब वल्नरेबिलिटी यानी भेदभाव क्या होता है, तो भेदभाव जो है वो गरीबी का एक मेजर है, मतलब एक कारण है। गरीबी के कारण लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, तो उन कम्युनिटीज़ में जहाँ बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं या फिर वैसे लोगों से भेदभाव किया जाता है, जैसे कि कोई अगर विधवा है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, किसी तरीके से विकलांग है, दिव्यांग है, उनके साथ भेदभाव होता है। और ये जो है अब गरीब जो लोग हैं उनके साथ भी बहुत सालों से होता आ रहा है भेदभाव। अब भेदभाव जो है यानी वल्नरेबिलिटी वो एक ऑप्शन है अलग अलग कम्युनिटीज़ का कि वो फाइंड करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई अल्टरनेटिव चीज़, मतलब किस तरीके से वो रहें, उनको और भी सुविधाएं मिले, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें स्वास्थ्य मिले, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। और फर्दर ऐसा एनालाइज्ड किया गया कि बहुत बड़ा रिस्क है इन ग्रुप के सामने, मतलब ये जो ग्रुप के जो लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता है उनके सामने बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है। क्योंकि जब भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप आ गया या सुनामी आ गया या टेररिज्म आतंकवाद में, इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और एडिशनल एनालिसिस है क्या कि जो भी सोशल और इकोनॉमिकल एबिलिटी है इनको रिस्क लेने का, इनमें होता क्या है कि वास्तव में जो भेदभाव है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि लोग जो हैं वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा लोगों से भेदभाव किया जाएगा वो लोग उतना ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और लोग जो हैं वो बुरे समय में हर एक जो लोग हैं उनके साथ आते हैं, लेकिन इनका जब बुरा समय आता है तो कोई भी इन्हें मदद करने नहीं आता है। जब अगर बाढ़ आया या फिर भूकंप आया या सिंपली उनका जो जॉब चला गया, तब इन्हें बहुत बड़ी
समस्या का सामना करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे, तो ये तो भेदभाव हो गया, कैसे लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो भेदभाव उनके कास्ट से रिलेटेड भेदभाव तो होता ही है। अगर कोई विडो है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उनके साथ भी भेदभाव होता है। और ये खास करके ये जो भेदभाव है ये बहुत बड़ा रिस्क कब हो जाता है, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर टेररिज्म वगैरह होता है, उस समय उनकी ये जो समस्या है वो और अधिक बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन को, यानी गरीबी रेखा जो है उसको। तो जब इसको डिस्कस कर रहे थे पॉवर्टी को, तो एक कंसेप्ट आया पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन है क्या कि एक साधारण मेथड है जिससे कि हम मेजर करते हैं पॉवर्टी को, यानी गरीबी को, किसके आधार पे, इनकम के आधार पे, मतलब कितना लोगों का आय है और कितना उनका खर्च है। तो आय और व्यय के आधार पे, मतलब आय और खर्च के आधार पे हम एक लाइन डिनोट किए हैं, वही जो लाइन है उसी को पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। तो कोई भी पर्सन को हम गरीब तब कहेंगे जब उसका इनकम जो है और कंजम्पशन लेवल जो है वो गिर जाएगा मिनिमम लेवल से, यानी मिनिमम लेवल जो फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के लिए, जो कि नेसेसरी है बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, अगर उससे कम उनका आय होगा तो उन्हें माना जाएगा कि वो क्या हैं, गरीब हैं। अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कि वो जो बेसिक नीड्स हैं उनका वो पूरा हो पाए। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग होते हैं और अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मतलब इनकम और कंजम्पशन का जो रेट है वो अलग अलग है। तो इसी कारण से पॉवर्टी लाइन जो है वो समय और जगह के साथ बदलते रहता है। मतलब जैसे जैसे समय चेंज होता है तो पॉवर्टी लाइन भी चेंज होगा, और जैसे जैसे मतलब दूसरे देश में जाएंगे तो उस हिसाब से पॉवर्टी लाइन भी चेंज होगा, मतलब प्लेस टू प्लेस भी। तो हर एक कंट्री जो है वो एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइन का यूज करता है, वो फिक्स्ड कर दिया गया है, और वो कुछ हिसाब से मतलब समय के साथ चेंज भी होता है। तो ये देखा जाता है कि पहले से जो एग्जिस्टिंग लेवल है डेवलपमेंट का उसको ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद मिनिमम जो एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि कोई जो पर्सन है अगर यूनाइटेड स्टेट में जिसके पास कार नहीं है तो उसे गरीब माना जाता है, लेकिन अगर इंडिया में अगर किसी के पास कार है तो उसे माना जाता है कि वो लग्जरी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो एक जगह जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, और जहाँ कार अगर है किसी दूसरे कंट्री में दूसरे प्लेस में तो वहाँ माना जा रहा है कि वो लग्जरी है। तो ये क्या डिटरमाइन करता है पॉवर्टी लाइन को इंडिया में, यानी इंडिया में पॉवर्टी लाइन को कैसे हम लोग देखते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कम से कम जो भोजन की ज़रूरत है वो कैसे पूरी हो। तो मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट्स हो जाए, उसके बाद क्लॉथिंग हो जाए, कपड़ा, फुटवियर मतलब पैर में पहनने के लिए कुछ मिले, उनको ईंधन हो खाना पकाने के लिए, उसके बाद उनके पास लाइट का व्यवस्था हो, उन्हें शिक्षा प्रदान हो, और मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, तो उन्हें माना जाता है। मतलब ये जो है वो मिनिमम लेवल एक तरीके से माना गया है इंडिया में कि हर एक लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की किसी को कमी है तो उसे गरीब माना जाता है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया गया है प्राइस इन रुपीज़ में, मतलब रुपया में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब अलग अलग चीज़ों को, अगर फुटवियर, तो कोई बोलेगा कि नहीं मुझे बहुत महंगा फुटवियर चाहिए, वो मेरे पास नहीं है तो हम गरीब हैं, तो वैसा नहीं, इसी कारण से इन्हें रुपए में बदल दिया गया है। तो प्रेजेंट जो फार्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का वही एस्टिमेट, मतलब एक तरीके से एस्टिमेट बनाता है पॉवर्टी लाइन का, जो कि किस पे डिपेंड है, कैलोरी रिक्वायरमेंट पे, यानी हर एक इंसान को एक दिन में कितने कैलोरी की ज़रूरत है। भले ही कोई कम खाए कोई ज़्यादा खाए उससे मतलब नहीं है, वो कैलोरी रिक्वायरमेंट एक फिक्स कर दिया गया है। तो जैसे फूड आइटम्स कैलोरी रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आ गए, अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी, ये सब मिलकर के कैलोरी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। और कैलोरी की जो ज़रूरत है वो डिपेंड करता है अलग अलग एज के आधार पे, मतलब अलग अलग एज के जो लोग हैं उन्हें अलग अलग कैलोरीज की ज़रूरत होगी, फिर अलग अलग जो सेक्स के जो लोग हैं उन्हें अलग अलग कैलोरीज की ज़रूरत होगी, और किस तरीके के वो कार्य करते हैं जो पर्सन हैं उस पे भी कैलोरी की रिक्वायरमेंट
होती है, मतलब वो भी कैलोरी डिपेंड करता है। अगर कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है तो उन्हें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से अब जो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में जो बनाया गया है वो 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जो ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें 2400 कैलोरी पर दिन प्रति व्यक्ति ज़रूरत होती है। और अगर शहरों की बात की जाए, अर्बन लोगों की, तो यहाँ पे 2100 कैलोरी यानी 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया, ये गवर्नमेंट के द्वारा एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट की गई है। तो चूंकि जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के वो खुद से मतलब बहुत सारे फिजिकल वर्क में लगे हुए रहते हैं, इस कारण से कैलोरी रिक्वायरमेंट ग्रामीण क्षेत्रों का हायर किया गया है अर्बन क्षेत्रों से। अब जो ये खर्च है पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी, मतलब इन कैलोरी को खरीदने के लिए हर एक लोग प्रति व्यक्ति कितना खर्च करता है ताकि उन्हें जो फूड ग्रेन्स हैं वो प्राप्त हो जाएं, इसको क्या किया जाता है कि पीरियोडिकली इसे ध्यान में दिया जाता है। जब अगर किसी चीज़ का जो दाम है वो बढ़ गया, महंगा हो गया, तो उस कारण से इसे ध्यान दिया जाता है कि कैसे इसमें बदलाव आ रहा है। और इन कैलकुलेशन के आधार पे साल 2011-12 में पॉवर्टी लाइन पर पर्सन का फिक्स कर दिया गया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक महीने में अपने ऊपर खर्च कर रहा है कितना, तो 816 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में और 1000 रुपया अर्बन क्षेत्रों में, मतलब इतना ही खर्च माना गया प्रति व्यक्ति का इन कैलोरीज को पूरा करने में। अब ये जो लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट है, मतलब कम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, वो क्या है कि हायर अमाउंट है कहाँ, तो अर्बन एरिया में। और इसको फिक्स कर दिया गया है क्योंकि हाई प्राइसेज होते हैं, बहुत सारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा होती है। और इस तरीके से ईयर 2011-2012 में एक फैमिली जिसके अगर 5 मेंबर्स हैं, अगर वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, तो अगर उनका अर्निंग 4080 रुपीज़ से कम है पर मंथ, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, मतलब केवल 4080 रुपया फिक्स किया गया है एक महीने का। अगर उससे कम है तो वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और उसी तरीके से अगर कोई सिमिलर फैमिली यानी 5 मेंबर का अगर शहरी क्षेत्र में रह रहा है और उसका मिनिमम जो इनकम है वो 5000 पर महीने से कम है, तो उसे गरीब माना जाएगा। और पॉवर्टी लाइन जो है वो एक तरीके से 5 साल के लिए बनाया जाता है, पीरियोडिकली 5 साल के लिए। और ये कंडक्ट करता है किस पे, तो सैंपल सर्वे, मतलब सर्वे कर करके सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, उसके आधार पे ये पॉवर्टी लाइन बनाया जाता है। और ये सर्वे इकट्ठा करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि NSSO के नाम से जाना जाता है। वो हर एक इंसान, मतलब हर एक के घर घर जा करके और सैंपल इकट्ठा करते हैं और वो जानकारी लेते हैं कि हाँ किस तरीके से यहाँ का जो लोग हैं उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, कितना वो अपने खान पान पे खर्च कर रहे हैं। जबकि इन कंपैरिजन अगर हम करें तो डेवलपिंग कंट्री से, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज करता है पॉवर्टी लाइन का, जिसमें कि हर एक पर पर्सन को मिनिमम एबिलिटी कितना क्या होना चाहिए, यानी $1.90 पर पर्सन पर डे अगर इनकम है 2011 के हिसाब से, तब उसे गरीब नहीं माना जाएगा। अब पॉवर्टी एस्टीमेट हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्लियर है टेबल यहाँ जो दिया हुआ है 3.1, नीचे देखेंगे टेबल उससे कि कोई भी अगर सस्टेनेबल डिक्लाइन हो रहा है गरीबी की रेशियो में इंडिया में, तो वो कितना, तो पहले जो था भारत में साल 1993-94 में 45% लोग गरीब थे, जो कि 2004-05 में घट करके 37.2% गरीब हो गए। तो जो प्रपोर्शन है लोगों का जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे, वो धीरे धीरे कम रहा है और वो कमते कमते अब 22% हो गया है 2011-12 में। और यदि इसी तरीके से ट्रेंड जो है वो जारी रहा, तो ऐसा समय आ सकता है कि 20% जो लोग हैं वो अगले साल तक जो हैं वो केवल गरीबी रेखा से नीचे हों। तो जबकि ये जो परसेंटेज है लोगों का जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं,
वो लास्ट 2 दशक का है, यानी 73 से 93 तक 2 दशक का दिया गया है। और जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। पहले 407 मिलियन थे 2004-05 में, वो अब 270 मिलियन ही रह गए हैं 2011-12 में। और उनका एवरेज एनुअल इंक्लाइन अगर देखा जाए, मतलब प्रत्येक साल वो कितना घट रहे हैं गरीब लोग, तो 2.2% हर एक साल वो घट रहे हैं। यानी 2004 से 5 और 2011 से 12 अगर देखा जाए तो इतना वो घट गए हैं गरीब लोग। तो आज यहाँ पे हम बस देख लेते हैं, उसके बाद अगला जो वनरेबल ग्रुप्स वगैरह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो पॉवर्टी लाइन का जो इंडिया का जो टेबल दिया हुआ है, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी कोई है उसके हिसाब से, तो 93-94 में रूरल एरिया में देख सकते हैं कि 507 लोग थे पॉवर्टी, यहाँ अर्बन में 32, तो टोटल 45। उसके बाद रूरल में 329 इन मिलियन अगर देखा जाए, यहाँ परसेंटेज में है, और यहाँ अगर मिलियन देखा जाए तो यहाँ 329, अर्बन में 75 और कंबाइन करके 404 हो गए। वो जो है वो घटते घटते अब 26 हो गया है रूरल एरियाज में, 14 हो गए हैं अर्बन एरियाज में, और टोटल 22 ही रह गया है। और अगर मतलब ये परसेंटेज है, अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर जो है वो रूरल एरियाज में 217 रह गए हैं घट करके, और 2011-12 के एस्टिमेट के हिसाब से इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था, और अर्बन एरिया में 53 रह गए हैं। और टोटल अब अगर कंबाइन कर लिया गया तो ये 270 ही अब रह गए हैं। तो यहाँ ये जो फर्स्ट पार्ट था इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर का वीडियो का वो समाप्त होता है। धन्यवाद।